तो हेलो बच्चों, आज आप लोग को बताए थे कि आज से हम लाइव आ रहे हैं। लाइव कल से आएंगे बाबू। कल से मैथ का लाइव आएंगे, क्योंकि आज मैथ का वीडियो मैं नहीं बनाया था। सॉरी, मैं बताया कि आज से लाइव आ रहा हूँ। आज से मैं फिजिक्स का भी वीडियो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल रहे हैं, जो कि यह पूरा एनसीईआरटी पैटर्न से है। ठीक है, और आप सभी आदमी मन से इसको एक बार जरूर देख ले, 1-2 बार, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। आज से मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के 50 ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक वेग जो होता है वो आपको निर्वात में होता है। ये लास्ट ऑप्शन जो है ये आपको सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो ग्रीन कलर का बढ़ जाएगा वो आंसर आपका ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो अपरिवर्तित रहने वाला जो भौतिक राशि है आवृत्ति है। आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट नंबर, ये आपको सही है, आवृत्ति। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश दो बार प्रकाश लिखा गया है। प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। अभिलंब मतलब क्या होता है, तो परावर्तन कोण का मान जो होता है वह 0 डिग्री हो जाएगा बाबू। ठीक है, और हरा कलर का जो भर रहा है वो आपका आंसर राइट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो ये सदैव तो आभासी व सीधा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, डायप्टर मात्रक है। तो डायप्टर मात्रक तो सभी आदमी जानता है कि लेंस की शक्ति का होता है ना बाबू। ये है ऑप्शन नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट है कि एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य को लेंसों वाला चश्मा लगता है। इनमें मतलब कि इनमें से जो देखने वाला है वो कौन है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी आपका नज़र आ रहा है, सही है, कि नीचे वाला उत्तल लेंस एवं ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। ठीक है बाबू। चलिए, तो शायद आप देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने पर कारण है। मतलब कि जो आगे देखेंगे जो झिलमिल जो करता नजर आएगा, इसका कारण क्या है बाबू। तो इसका कारण है अपवर्तन, यानी कि उसमें जो छोटी छोटी डस्ट जो होती है, वाष्पन, क्या होता है कि उस वस्तु को आपको वो छोटी छोटी डस्ट वो तो बहुत मात्रा में होता है, वह इधर उधर उड़ेगी, उड़ेगी उसके सामने पड़ेगा तो आपको तो झिलमिल नजर आएगा ही आएगी। इस कारण होता है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यही सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपको कहता है कि पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं। तो इस तरह के बिंदु को मुख्य अक्ष पे कहते हैं प्रधान केंद्र, है ना बाबू, प्रधान केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अब 9वां नंबर। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं। तो इस कोण को तो आप आपतन कोण कहते हैं सर। चलिए,
बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विस्तृत परावर्तन में परावर्तक की धरातल की सतह कैसी होती है? तो इसका तो परावर्तक का धरातल जो होता है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बाबू। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है उसका धरातल। देखिएगा आप स्क्रीन थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लीजिएगा। कुछ इस प्रकार का होता है। अच्छा, जब किरण ऐसे पड़ेगा इस पे तो कुछ ऐसे भागेगा, जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में, है ना बाबू। अच्छा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये गलत है। हाँ, अगर इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो सीधे सीधे चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में पड़ रहा है यहाँ पर, तो तब पड़ेगा तो ऐसे भागेगा चलते हुए, है ना। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में पड़ता है इस डायरेक्शन में पड़ेगा तो इस डायरेक्शन में भागेगा। अच्छा, लेकिन इस डायरेक्शन में पड़ेगा तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में भागेगा। कुछ अलग अलग इधर उधर छिटल मिलता तो नज़र आता है। अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा अनियमित जो है उस पर आप कह सकते हैं ये वाला अनियमित जो है उसी वाला पे आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनियमित हो जाएगा इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका उस पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। अनियमित क्वेश्चन, चलिए सॉरी अनियमित तो उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह होता है। तो बाबू जिस प्रतिबिंब को तो आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं उसको तो आप आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। इसको आप पर्दे पर नहीं दिखा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? तो इसमें तो अनंत प्रतिबिंब हो सकता है बाबू। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में? तो ये उत्तल दर्पण होता है बाबू, ठीक है, उत्तल दर्पण। ये हरा कलर के जो बढ़ जाता है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु दर्पण की मध्य की दूरी के बराबर होता है। यानी कि ये कोई समतल, मान लीजिए ये कोई समतल है। अरे भाई ये कोई समतल है, ठीक है, ये कोई समतल रेखा, मतलब ये समतल है, समतल दर्पण इसको कह सकते हैं सर। अच्छा, इस पे ये कोई वस्तु है तो इसको जितना पास हटाएंगे, अगर मान लिया इसका नज़दीक लाएंगे तो उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना वो होगा। जितना दूर हटाएंगे उतना ही वो प्रतिबिंब, मतलब कि आप दूर हटाएंगे तो वस्तु के बराबर ही, मतलब कि जिस प्रकार से वस्तु आपको नजर आएगी उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े ना। तो सॉरी इसका आंसर मैं नहीं दिखा पाया है, यानी कि इसका आंसर होगा पहला जो है वह वस्तु से दर्पण के मध्य के बीच के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इसमें कह रहा है कि आप अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये तो भाई सभी आदमी जानता है कि अवतल दर्पण का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दो समतल दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं? कितने डिग्री का कोण हो सकता है? तो सर ये तो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नया है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा छोटा व कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा, देखिए सीधा छोटा कह दिया और कैसा बनता है, तो ये तो भाई आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। कह रहा है कि प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। ये क्वेश्चन कहता है कि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1, C2 व C2 को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। तो भाई दोनों को जो मिलाएगी रेखा वह तो मुख्य अक्ष कहलाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, उसकी दूरी को तो फोकस दूरी कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फोकस दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी A बराबर R/2। A बराबर R/2 आप याद करो ना, ये फॉर्मूला है A बराबर R/2। ये चलिए सर ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन रह जाएगा वह आपका 23 नंबर। यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो अपवर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा। चलिए जी, अच्छा ये हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर होगा। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें आपका कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ओके, चलते हरा हरा बढ़ेगा, उसको देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम है, तो उस लेंस का नाम अवतल लेंस है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि लेंस की फोकस दूरी किस कारक पर निर्भर करती है? किस कारक पर निर्भर करती है? तो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। ये तो बात सही है। अच्छा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों पर, ये नहीं होगा बाबू, उपयुक्त तो सभी है। ठीक है, सॉरी ये उपयुक्त तो सभी है, ये गलत टपा गया है। ओके, ये आंसर आपका सही है, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी, फिर वही बात, आधी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 28 नंबर कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर, एफ है 15 सेंटीमीटर, तो हमको लगता है ना इसका दुगना हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो भाई वक्रता त्रिज्या तो 2f होगा, है ना, r बराबर 2f। तब तो सुन लीजिए भाई, f बराबर r/2, f बराबर r/2, तो r को इधर रखेंगे तो इधर भेज देंगे सर। वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, 30 सेंटीमीटर। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 कह रहा है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण है बाबू, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के मध्य रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। अरे भाई मेरे, उसका प्रतिबिंब क्या कहेगा, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य तथा दर्पण के पीछे बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है वह दर्पण है। भाई बड़का बड़का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान दो, अवतल दर्पण ना। ओके, छोटा से बड़का दिखाने का काम यही करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। वास्तविक, ठीक है, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर हो। अच्छा भाई बताओ, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर होगा भाई, है ना। आपने कभी ऐसा बनाए होंगे, मतलब कि देखिए हम आपको बताते हैं, ये ऐसा, ठीक है, तो ये तो आपको सी रहेगा, ये पॉइंट, ये आपको एफ है, फोकस दूरी। तो यहाँ देखिए, आपको अनंत पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं, यहाँ से टकराते हैं, ठीक है, तो टकराने के बाद यह सी से गुजरेगा और आकर के यहीं पे मिल जाएगा ये। तो भाई वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बराबर में आ जाएगा। ओके, तो चलिए बाबू अब ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, दर्पण के रैखिक अवर्धन का सूत्र है। रैखिक अवर्धन का सूत्र तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 34 नंबर, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है। ये तो भाई आप सही बोले हैं, लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर तथा दोनों वक्रता त्रिज्या सामने होने पर है। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब आएंगे 35 नंबर पे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, यह नियम है। भाई मेरे, यह तो अपवर्तनांक का प्रथम नियम है। एक मिनट, हाँ, अपवर्तन का प्रथम नियम है। ओके, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो भाई अभिसारी लेंस हो जाएगा इसका आंसर। अब है 37 नंबर, प्रकाश की किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो वेग पर जो प्रभाव पड़ेगा बाबू, वेग बढ़े जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन बढ़ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन और अपवर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होगा? तो दोनों में से आपतन कोण का मान अधिक होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है आपको 39 नंबर। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बहुत बड़ा का नाम ले रहा है ना, चलिए पक्का ये है वस्तु लेंस, मतलब कि ये अच्छा इसका तो आंसर भी दिख रहा है। मुख्य अक्ष पर वस्तु की क्या स्थिति होनी चाहिए? वस्तु लेंस के फोकस पर स्थिर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, तब ना बड़का वो बनेगा सर। ओके 40 नंबर। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तित हो रहती है। अपवर्तित रहती है तो प्रकाश की अपवर्ति होगी, यानी कि आवृत्ति होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यानी कि प्रकाश की किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग घट जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कर है कि लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है, कहलाती है। तो लेंस से जो बाहर निकलती है वो तो आपको कहलाएगी लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ओके नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस द्वारा कल्पित एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, तो इसका स्थिति होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब सही है कि वस्तु लेंस के फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित होनी चाहिए। ओके 44 नंबर पे चलेंगे अब क्वेश्चन पे। ओके कर है 44 कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस में से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को तो भाई फोकस कहते हैं। ओके 45 है, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक तो भाई किया जाता है। कमरे की रचना, यानी कि उपयोग तो सभी होगा भाई, इसमें तो बहुत अच्छा आंसर इसका। अब 46 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस का सूत्र, भाई लेंस का सूत्र सब जानते हो ना, तो भाई पहला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके 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 चलिए जी 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन का नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम तो भाई आप परावर्तित, भाई ये तो होगा आपतन को ये भी होगा। परावर्तन उपयुक्त तो सभी सही होगा भाई। ओके चलिए जी 48 है, अब 48 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहे कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त तो दोनों होगा भाई, ए और बी, ये भी होगा ये भी होगा। ओके चलिए
49 से सेकेंड लास्ट आज का। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? सब जानता भाई, अपवर्तन के कारण मुड़ता भाई, अपवर्तन होता तो मुड़ेगा नहीं। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे दमदार क्वेश्चन। एक लेंस की शक्ति -4,0D है डायोप्टर, इस लेंस की प्रकृति होगी, तो इस लेंस की प्रकृति अवतल होगी। ओके, चलिए तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगे हो वीडियो तो और बोलिएगा, और भी बनाएंगे आगे, और सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।